स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ सुनेंगे कुछ कहानियां नई, कुछ पुरानी, कुछ अपनी, कुछ बेगानी। भीष्म साहनी का शायद सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था तमस, जिसे गोविंद निहलानी ने टेलीविजन के लिए भी बनाया। तमस के अलावा उन्होंने कई उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उनके लेखन की गंभीरता के नीचे कई परतें हैं जो खोलते जाएं तो लिटरेचर के खजाने हाथ लगते हैं। एक दुनिया है गांव कस्बों की, जिसमें अनेकों रंगों के किरदार बसते हैं। वो अपनी इस दुनिया में सुख और दुख झेलते और बांटते हैं। भीष्म साहनी की टिप्पणी सटीक है मगर आघात नहीं पहुंचाती। व्यंग पैना है पर काटता नहीं। वो बड़ी कोमलता से अपने किरदारों की विडंबनाओं को सामने रखते हैं और उनकी सहानुभूति की छांव में खड़े हो हम भी अपनी इस दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। आइए आज सुनते हैं भीष्म साहनी की लिखी एक कहानी, खून का रिश्ता। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिलम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वो समधियों के घर बैठा है और वीरजी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींट हैं और हाथ में दूध का गिलास है जिसे वो घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में जाती है, कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े समधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। ये मेरा चाचाजाद छोटा भाई है मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा ले आओ, आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। ये सपनों की बात नहीं थी। आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटाक भर था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने ही नहीं दिया। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिलम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा? चाचा मंगल सेन के सर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीरजी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीरजी आए हैं? चाचा मंगल सेन के बदन में फिर से लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिलम के 2 कश लगाए, फिर चिलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा लो शर्त, 2-2 रुपए की शर्त लगती है। सब बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही खुशी के मौके होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से बस बस
आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसी की सुनता है। छोटा सा परिवार है और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूंगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे। क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी जाती हैं, मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधी ले जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो समधी ठीक समझे दे दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा रहे थे, तभी सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। 50 बरस की उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वो सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करते हुए कहता, आओ मंगल सेन जी, पेचकस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों से मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछें सस्ता तमाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थीं। घनी भौं के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंख कुछ ज्यादा सिकड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए? आओ मंगल सेन जी आओ, जरा देखो तो यहां कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने में लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए। वाह वाह। बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगें नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। ये खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगें हिलाओ और अपनी चटाई ले आओ। माँ जी ने दांत तले होंठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी को देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूं। संतू निश्चिंत बैठा रहा, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई। दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, जितनी देर वो गद्दी पे बैठे रहें ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगें। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगा, उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ, उठ संतू, चटाई ले आ, सुनता नहीं तू?
इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगलसेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगलसेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थीं। चपातियां खूब गरम गरम थीं। सहसा बाबूजी ने मंगलसेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे? किराया दिया उसने या नहीं? मंगलसेन खुशी में था। उसी तरह चहक कर बोला, बाबूजी, वो अफीमची भी कभी घर पर मिलता है, आज भी घर पर नहीं था। एक थप्पड़ मैं तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। मां ने होंठ पींच लिए। मंगलसेन की पुलकन सिरहन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने सा लगा, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया है, तू क्या करता रहता है? संतू के भी हाथ बर्तन को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मन ही मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब है ना, इसलिए इन्हें इतना दुत्कारा जाता है। और पराठा डालूं मंगलसेन जी? माँ ने पूछा। मंगलसेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ा कर बोला, नहीं भौजाई, बस 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 जी। जब मेरे यहाँ रहते ये हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूं तू कुछ सीख जाए और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहां आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। ये वाक्य सुनकर मंगलसेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया लाऊंगा बाबूजी, ना देगा तो जाएगा कहां? मेरा भी नाम मंगलसेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को काम संभालना है। नौकर कभी किसी को कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगलसेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा हुलास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों में रख दे। हुमक कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी। बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा, कहने लगा, देखो मंगलसेन, हमारी शराब की बोतल लॉरी में रह गई है, वो हमें चाहिए। उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा, अभी लो साहब, और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया। मंगलसेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। मंगलसेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने? तू जा अपना काम देख, जो जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगलसेन का दिल धक से रह गया। संतू शायद ठीक कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई और झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ पड़े। माँ जी को भी बुरा लगा। धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगलसेन की इज्जत आबरू का तो ख्याल किया करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई से नहीं बोलते, क्या सोचता होगा? इस तरह बेआबरूई किसी की नहीं करनी चाहिए। क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है? बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या चाहता है? कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल कर, क्यों हमें रुसवा करता है? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। ये बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए।
कौन से चाचा जी को? माँ ने पूछा। चाचा मंगल सेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूत को साथ ले जाएं? सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी आप ही तो कह रही थी खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं इसलिए? मैं कब कहती हूँ ये ना जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपिये को ले जाएं, ये क्या अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो गया। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टूक टूक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दें, जा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसे भेजना है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का नहीं था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने उच्च हैं। ये तो 1.25 रुपए में सगाई करना चाहता है। तुम मंगल सेन को ही ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है, और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतू, मंगल सेन से क्या तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक कर उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई कि बाबूजी मान गए हैं। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वो कोठरी में उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटाक भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतू से उसी वक्त शर्त के 2 रुपये रखवा ले। क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा संबंधी है भी कोई। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही तो इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और है कौन? जितना ही अधिक वो इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन पर विश्वास होने लगता। आखिर उसने कोने में रखी ट्रंक को खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया, तो माँ जी का दिल बैठ गया। ये सूरत लेके समधियों के घर जाएगा? मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर रोने का नहीं था। अपनी रुलाई को दबाते हुए वो आगे बढ़ाई। मनोरमा, जा भाई की अलमारी से एक धुला पजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना। मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पजामा ले आई, संतू बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आसपास भाग दौड़ करने लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची। मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वो आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का सपना सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी वो आवभगत हुई कि देखते बनता था। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज थी कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इस साल बीए पास किया है। मंगल सेन ने छड़ी से फर्श को ठकोरा, फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लाकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे।
बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूँगा। हमारा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। हमें अब पुरानी रस्मों को बदल देना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 रुपये भी हमारे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। ये उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपये ही लूँगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कह जो दिया कि हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार क्यों तंग कर रहे हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाल ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां रखी थीं। एक में केसर, दूसरी में रांगला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपये लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों, थाल और चम्मचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थी जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नॉवल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा भी मेरे लिए कोई संदेशा भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वो क्या सोचती होगी? मन ही मन जरूर मेरे आदर्शों को सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आ गईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे। लाइए, मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थीं, माँ जी से गले मिल मिल कर बधाई देने लगीं। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वो ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को जरूर प्रभा ने अपने हाथों से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच, ये क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है? क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया? बस थाल में जो है वही दिया, तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थीं और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहां सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है,
बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है। मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा, मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसीलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे? कुछ नहीं तो 500 रुपये का एक एक चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी आकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा था। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बदजात। बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूम कर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। बाबूजी ने गरज कर कहा, कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वो उन तक पहुंचा भी नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा ना ताओ, मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं? सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे ये क्या भूल हो गई, और झेंप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ झेंप गईं और पीछे हट गईं, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वो जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वो कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है? इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। मंगल सेन जी, आपसे चम्मच अच्छा नहीं है, लेकिन ये सगाई की चीज़ थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूंगा, इसमें कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी, नीचे आंगन में से 3-4 औरतों की आवाज़ एक साथ आई। मंगल सेन गिरा भी बड़े अजीब ढंग से। धम्म से ज़मीन पर जो पड़ा तो उकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके ना रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा। इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है, माँ जी ने कहा। फिर घबरा कर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लेटाओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, ज़रूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियां आंगन में कालीन बिछवाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाएगा या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि वो प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ, तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो ये देने आया हूँ, उसने कहा
और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चम्मच निकालकर मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया, माँ जी चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नज़र मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, फिर ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ती, मगर माँ जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए। बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नकद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। स्टोरी जैम का ये एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें, मैसेजेस में या फिर ईमेल करके। ईमेल आईडी है contact@crispcreatives.com। और लौट कर जल्दी आइएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके रखूंगी अपनी पसंद की एक और कहानी, कविता या ऐसे। तब तक अलविदा।